Okay, students, now we are going to start with the new chapter, that is cash flow statement. This is the last chapter for first pre-board examination. Okay. Now, what is cash flow statements? Basically, these are the statements which show how much cash inflow and cash outflow has taken place in any firm or company or organization during a particular year. Okay, during the year. Okay, moreover, it helps us in analyzing reasons for change. Okay, change in cash flow position. Okay, between two years, i.e., current year as well as previous year. ओके, तो ये आपके पास है. So these are prepared for the past or the future period. Okay, so first thing is it is being prepared for to ascertain cash and cash equivalent, to ascertain cash and cash equivalent from operating activities, comma, financing activities and investing activities. तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की असेसमेंट करने में हेल्प करता है. ओके, और दूसरा है कि मतलब ये दोनों ये क्या क्या करते हैं, सर्टेन बोथ रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट्स, यूजेज, कि कहाँ पैसा यूज कर रहे हैं ये और कहाँ से पैसा इनफ्लो हो रहा है. तो ये आपके पास है, इस चीज का नेट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, and another word which is being used is cash budget. Okay, so what is cash flow and what is cash budget? So cash flow is prepared for, it is prepared for past period. Okay, whereas cash budget is prepared for फ्यूचर पीरियड. ओके, ये दोनों में फर्क है.
फिर it helps in understanding, okay, how cash was received and used in past, okay, whereas it says how cash will be received and utilized in future, ओके तो ये फ्यूचर के लिए, ये पास्ट के लिए है, ये मेजर इनमें डिफरेंस है आपके पास, ओके। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स दे दिए हैं, प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके तो ये पहली बात तो क्या है कि दीज आर प्रिपेयर्ड एज पर AS3, ओके as per AS3 which has been made mandatory, okay, since 1st April 2001, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके और इसमें उन्होंने बोला है कि क्या क्या चीजें बोली हैं कि वो सारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइज जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी हैं, ओके और दूसरी है वो सारे एंटरप्राइज जिनकी इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज, ठीक है जी, जो रजिस्टर्ड हैं रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज पे, ओके उन सारे रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज पे, मतलब जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्वेंट्री एक्सचेंज पे जो रिकॉग्नाइज्ड हैं जिन्होंने इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं, उन सारी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी ही हैं, ओके अब यहाँ दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या कुछ इंक्लूड होता है, ओके और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये ना तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ना ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ना ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड ओवर हियर? कैश इन हैंड, ओके दूसरा है कैश एट बैंक, तीसरा है आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओके चौथा है आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओके जी और पांचवा है आपके पास एलिमेंट, उसे कहते हैं चेक और ड्राफ्ट, ओके चेक या ड्राफ्ट है आपके पास पांचवा एलिमेंट। तो ये पांच एलिमेंट्स आप यूज करते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब हम सबसे पहला एलिमेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तीन एक्टिविटीज हैं हमारे पास AS3 में,
पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, अब हम सबसे पहली एक्टिविटी जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये तो आपके पास कैश इनफ्लोज हैं और दूसरा है आपके पास कैश आउटफ्लोज। ओके जी, कैश इनफ्लो में क्या क्या एलिमेंट आते हैं? कैश सेल्स, इधर एलिमेंट आ जाएगा कैश परचेज। ओके, फिर इधर आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम पेटेंट्स, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। और फिर यहाँ पे क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड। ओके, फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, फिर है आपके पास लोन्स एंड एडवांसेस रिकवर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। ये तो हैं रिसिप्ट्स आपकी। अब आ जाओ कैश परचेज, फिर है कैश पेड टू क्रेडिटर्स और बीपी। तीसरा एलिमेंट है पेमेंट फॉर वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा। फिर फोर्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ओके, फिर है इंटरेस्ट पेड, फिर है लोन पेड। ठीक है, लोन पेड। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब हम इस ऑपरेटिंग को ही समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, हम अभी सारा नहीं हमने किया, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का नहीं, सारा का सारा नहीं किया। पहले एक पार्ट को समझेंगे, फिर अगले दो पार्ट समझेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है तो हम 6th इलस्ट्रेशन से करेंगे, क्योंकि 1 to 5 में आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी पता होना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले
ये करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट इन्होंने कहा हुआ है, सम टीचर्स, सम ऑफ योर ट्यूशन टीचर्स विल बी टीचिंग दैट एज माय कंसेप्ट इज डिफरेंट। तो मैं तुम्हें एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। ओके, तो वो कैसे है कि इन्होंने एक पॉइंट दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले तो ये है प्रॉफिट। ओके, ये प्रॉफिट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये आपके पास है। ओके, यहां लिख लेंगे। अब इसमें एडजस्टमेंट्स कर देंगे। अब एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं? जो ऐड कर दें या लेस कर दें। प्रपोज्ड डिविडेंड, ओके, इंटरिम डिविडेंड, फाइन। फिर है ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, आपने इसमें कर दिए, यहाँ पे इनको ऐड कर दिया, और इसमें से लेस क्या कर दिया? रिफंड ऑफ टैक्स। तो जो नेट वैल्यू आ गई ये वाली, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स आपने ऐड कर दिया था। बिफोर टैक्स, ये आपके पास एलिमेंट आ जाता है। अब हम सीधा चलते हैं। अब इसमें एक और चेंज आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। वो क्या कह रहा है कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो है उसे हम क्या दिखाएंगे? आउटफ्लो दिखाएंगे। ओके, इन द करंट ईयर। ओके, तो ये हमारे पास है। और जो आपके पास प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर आपके पास है, ओके, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर will be used as cash outflow during current year। ओके, तो वो यहाँ पे आपने ऐड करके दिखा दिया। ओके, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। बट प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर will be treated as contingent liability। Okay, it will be treated as contingent liability, thus it will be having will have no impact on cash flow
ड्यूरिंग करंट ईयर। ओके, ये आपके पास है। फाइन। अब हम चलते हैं आगे। आपके पास इलस्ट्रेशन 6 से समझेंगे कि ये कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है आपके पास, हम फॉर्मेट देख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कैसे होता है। यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, इसमें और कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऐड होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, अगर आपने यहां ऐड नहीं किया है तो प्रपोज्ड डिविडेंड यहां से अलग पे भी ऐड कर दो। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी ऐड कर दो। फिर आप और क्या करो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अगर इंक्रीज कर रही हैं तो उसे इंक्रीजिंग, तो उसे ऐड कर दो। ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ऐड कर दो। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ऐड कर दो। ये सारे नॉन कैश हैं आपके पास। ओके, अब आप कह रहे होगे कि ये सारा क्यों किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इन सारों को ऐड करने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे अगर करंट एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज एरो मैंने ऊपर कर दिया है, ये इसका तो मतलब इंक्रीज है और इसका मतलब डिक्रीज है। करंट एसेट इंक्रीज कर गए तो माइनस कर देंगे। क्यों? आपने कुछ खरीदा है, कुछ खरीदा है तो पैसा गया है। ओके, तो करंट एसेट जब आप खरीदोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो यहां से माइनस हो जाएगा। अगर करंट लायबिलिटी आपकी कम हो गई है, ओके, कम हो गई है तो मतलब आपने लोन को रीपे कर दिया है। लोन को रीपे मतलब पैसा आपने दे दिया है बैंकों को वापस अपनी जेब से निकाल के, तो आपके फर्म के अकाउंट में से वो माइनस हो गया। ओके, ब्रैकेट हम माइनस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर करंट एसेट आपके डिक्रीज कर जाते हैं, मतलब आपने कोई डेटर्स ने आपको रीपेमेंट कर दी, बिल्स रिसीवेबल ने आपको रीपेमेंट कर दी है, या फिर आपने कोई एसेट बेच दिया तो पैसे कमा लिए, तो उससे क्या है, करंट एसेट आपके कम हो गए, तो ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। और करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है, मतलब आपने नया लोन रेज कर लिया है और पैसा उधार पे उठा लिया मार्केट से, तो वो करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज, तो उसे ऐड कर देंगे।
तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट, नहीं यहाँ पे क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, अब इसमें से टैक्स माइनस कर दो। टैक्स जो ऊपर ऐड किया था, अगर आपका करंट और प्रीवियस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का है तो उसे यहाँ से माइनस करके जो नेट वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। अब हम इलस्ट्रेशन 6 को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट समझ लिया है। ओके, हमारे पास इलस्ट्रेशन 6 में क्या दिया है उन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मतलब उन्होंने क्या दिया है हमें, ये दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पैसा दे रखा है हमें 6th इलस्ट्रेशन में। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है उन्होंने, कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऐड और लेस कर लेंगे। देखो डेटर्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स 80,000 से 60,000 हो गए, तो डेटर्स कम हो गए, मतलब आपने रीपेमेंट, आपको रिसीव हो गया पैसा, आपने किसी से पैसा लेना था, पैसा मिल गया, तो डेटर्स डिक्रीज हुए, तो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 20,000 के ऐड कर दो। ओके, अब आपके पास दूसरा क्या है, बिल रिसीवेबल, 7,000 से 10,000 हो गया, मतलब 1 साल से दूसरे साल में डिफरेंस देखेंगे कितनी अमाउंट का डिफरेंस है। बिल रिसीवेबल आपके बढ़ रहे हैं, यानी मतलब आप ने पिछले साल लोगों को 7,000 रुपए उधार दिया था, अब 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब लोगों से अभी आपको 10,000 रुपया लेना है टोटल। ओके, तो मतलब कितना गैप बढ़ा है आपका, 3,000 का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। पिछली बार 7,000 का था लोन, अभी आपने 10,000 कर दिया, तो 3,000 और ज्यादा दे दिया लोगों को, तो आउटफ्लो हो गया। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपने लोन उठा लिया है, पहले 50,000 था, अब 55 हो गया, मतलब आपने 5,000 और लोन उठा लिया है, तो आपके पास इनफ्लो हो गया है, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 5,000 रुपए ऐड कर देंगे। फिर बिल्स पेबल है 8,000 से 6,000, मतलब आपने किसी का उधार देना था, वो आपने दे दिया है, तो आपने 2,000 रुपए उसको पे कर दिए। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 1,500, तो आपने क्रेडिट पे काम करवा लिया है, तो 500 रुपए का यहाँ पे फायदा हो गया। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस 1,800 से 1,600 है, मतलब आपके कम हो गए तो आपको पैसा रिसीव हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को 200 रुपए ऐड कर देंगे। फिर है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम भी एसेट होती है, 800 से 900 होगी, तो मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो अभी आपको मिलनी थी, तो ये ज्यादा हो गए, तो एसेट्स बढ़ते हैं तो लेस हो जाएगा, एक्रूड। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम है, आपके पास 700 आए थे, अब आपने उसे रीपे कर दिया, तो अनअर्न्ड इनकम, लायबिलिटी कम हो गई, मतलब आपने पैसे दे दिए वापस। ओके, तो वो माइनस हो जाएंगे। ये कितने आ गए, 25,700। ओके, और
ये आपके पास आ गए 5,800 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 19,900 रुपये। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 1,19,900 रुपये आ गया। एंड दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ओके। तो ये आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इलस्ट्रेशन 7। क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट जो है आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर। अब एक और इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर फॉलोइंग, ओके, तो यू हैव टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल जो भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनके हैं। अगर लिख दिया नेट प्रॉफिट earned during the year ending 31st March, तो इसमें we will not include what? General reserve transfer, okay, as it is already there in net profit, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर फॉलोइंग आइटम्स दिया हुआ है कितना? 5 लाख का, ओके। तो अब इसमें ऐड क्या करेंगे हम? गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना है? 5,000। डेप्रिसिएशन 50,000, ओके। लॉस ऑन सेल, ठीक है जी, ये भी ऐड कर देंगे 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ओके, ये भी 10,000 ऐड कर देंगे। गेन ऑन सेल, ओके, ऑफ फिक्स एसेट्स और लैंड, तो गेन क्या है? 7,500, ये माइनस कर, ओके जी। तो अब इन सारों को कर लो टोटल, 55, 75, 85, 85 में से 7 गए, 78, 77, 500, तो ये आ गया 5,77,500। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये तो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आ जाते हैं हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल है कितना? 52 से 78 हो गए, ठीक है। 2018 से 2019 देखेंगे, 26,000 बढ़ गए हैं,
तो जब आपने एसेट्स खरीद लिए तो आपका आउटफ्लो हो गया, तो 26,000 माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स हैं, ओके, 2,000 से 3,000 हो गए, मतलब आपने लोगों को एडवांस में पैसा दे दिया है, तो 1,000 का लॉस यहाँ पे हो गया। ट्रेड पेबल्स हैं, कितने हैं, 40 से 51, मतलब आपने लोन ज्यादा उठा लिया मार्केट से, तो कैश इनफ्लो हो गया। एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास, ओके, जो 34 से 20,000 हो गए, तो 14,000 का लॉस हो गया, मतलब आपने रीपे कर दिए हैं लाइबिलिटीज, तो ये आ गया आपके पास। अब देखो 26 और 14, 40, 41, 41 में से 11 गए 30, तो 30,000 माइनस कर दो, तो नेक्स्ट नेट क्या आ गया आपके पास, 5,47,500, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ओके, ये आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 पे। क्या कह रहा है, द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज इतना, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हमने क्या कहा था, ड्यूरिंग अगर लिखा हो तो जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर नहीं इंक्लूड करना। यहाँ तो क्या है, एट द एंड दे रहे हैं वो, ठीक है, ड्यूरिंग नहीं बोला है उसने, 4,89,000 यहाँ पे बोल दिया है, ओके, नेट प्रॉफिट, ओके जी। अब हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, डेप्रिसिएशन कितनी है, 87,000, फिर है इनकम गेन ऑन सेल, कितना है, 1,05,000, लॉस ऑन सेल कितना है, 48, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कितनी है, ये राइट ऑफ कर रहे हैं, अगर बढ़ती तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होती है, यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ आपके पास ऐड कर देंगे, ये डेप्रिसिएशन कम हो रही है, ओके, नॉन कैश एक्सपेंस है आपके पास। तो नेट कितना आ गया, 87 और 68, 60, 147, 147, 155, 160, तो 55,000 रुपए आपके पास यहाँ आ गए, ओके जी, नॉन कैश एलिमेंट्स का। तो कितना आ गया आपके पास, 5 से 14, 8, 5, 13, 14, 5,44,000, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। अब आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड, हाँ जी, इन्वेंट्री है,
185 से 167 करंट एसेट कम हो गए, तो इन्वेंट्री को ऐड कर दें, 18,000 से कम हो गया। ओके, रिसीवेबल्स 142 से 145, तो BR मतलब आपने लोगों को उधार ज्यादा दे दिया है, तो 3,000 से बढ़ गए, इसको माइनस कर देते हैं। ओके, आउटफ्लो हो गया, मतलब बढ़ गए तो मतलब आउटफ्लो हो गया। करंट एसेट का बढ़ना मतलब आउटफ्लो, करंट एसेट का कम होना मतलब इनफ्लो। करंट लायबिलिटी का बढ़ना मतलब इनफ्लो, और करंट लायबिलिटी का कम होना मतलब आउटफ्लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्या हैं? करंट एसेट्स हैं, 12,000 से 8,000 हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 4,000 ऐड कर देते हैं। कैश इन हैंड एंड बैंक नहीं यूज करेंगे, पेबल्स है, 95 से 107 हो गए, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो इनफ्लो होता है, 12,000 की लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। ओके, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अब लायबिलिटी कम हो तो मतलब आउटफ्लो होता है, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 13 से 9, 4,000 के माइनस कर देते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट is treated as, is to be treated as ओके, ये आपके पास है। अब ये आपके पास आ गया, ये 3 ऐड हो गए, ये 2 माइनस हो जाएंगे, 34 में से 7 गए तो 27,000 आ गए। ओके, तो अब आ जाएगा ये 5,71,000, तो ये है कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ये सारा कुछ है, तो ये आपके पास आ जाएगा। फाइन, अब हमने यहां तक समझा है। ओके जी, नेक्स्ट हम कल एक और लेक्चर में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस लेक्चर।